नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर दे दें, क्योंकि आप एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा वीडियो लेकर के आने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ये हमारी जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए आइए एक जोश और एक उमंग के साथ जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 आ चुका है स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 1 कहता है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, बताइए किससे? अग्नि से है, वरुण से, विष्णु से या यम से? तो किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो अग्नि से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, बताइए? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। तो कौन माना जाता है? तो इंद्र माना जाता है युद्ध का देवता। किसमें? वैदिक देव मंडल के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, बताइए? उपनिषद, भगवद गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में? तो किससे मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 4। पुराणों की संख्या बताइए कितनी है? 16 है, 18 है, 19 है, 21 है? तो कितनी? तो पुराणों की संख्या जो है कितनी है? तो 18 है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है, बताइए? जाबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद में, या कठोपनिषद में? बताइए तो किसमें उल्लिखित है? तो वो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। किसकी? तो सत्यकाम जबाल की कथा जो एक अनब्याही मां का ऊपर लांछन लगा हुआ है, तो इस उपनिषद में है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। जनक के दरबार में गार्गी ने किसको चुनौती दी थी, बताइए? वशिष्ठ को, अष्टावक्र को, यज्ञवल्क्य को, और डी कहता है विश्वामित्र को। तो किससे दी थी? तो यज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। किसने? जनक के दरबार में जो गार्गी थे उन्होंने यज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह और अधिकारी था, क्या था? समाचार पहुंचाने वाला अधिकारी, जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, और डी कहता है जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। तो बताइए वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन सा अधिकारी होता था? तो ये होता था राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 8वां। ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है आपके सही हैं? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्ष शस्त्राण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में उनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और दूसरा कहता है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। और तीसरा कहता है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों में घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। और सिंधु घाटी के लोगों को इस पशु को जानते थे। तो बताइए केवल एक सही है, 2 3 सही है, और सी कहता है 1 3 सही है, और डी कहता है 1 2 3 सही। तो बताइए राइट आंसर क्या है? केवल इसमें जो है आपका एक बिल्कुल सही है, और दूसरा जो है इसमें जो ताम्र और लोहा दिया ये गलत है। ठीक है, इनको स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, परंतु इनको और भी ज़्यादा धातुओं का ज्ञान था, इसलिए ये जो है गलत है। ठीक है, और इसमें जो था इनको सिंधु घाटी के लोगों को जो है घोड़े से कोई मतलब ये लोग नहीं जानते थे उसके बारे में। ठीक है, और ऋग्वेदिक कालीन जो है ये लोग इसको जानते थे, अपना पालतू जो है बना चुके थे, पर उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए दूसरा तीसरा जो है गलत है, राइट है बस पहला। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 9वां। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ दूसरी सूची है। सिंधु घाटी सभ्यता, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी व्यवस्था थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरी व्यवस्था थी। ठीक है, कैसी? तो नगरी, ये आपका ए हो गया। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक था। क्या था? तो कृषक था। ठीक है, ये बी हो गया। और ऋग्वैदिक समाज जो था वो चारागाह था। क्या था? तो चारागाह, पशु को चराने वाला। ठीक है, और मध्यकाल का जो था वो जमींदारी। ठीक है, ये आपका जमींदारी आपका डी हो गया। ठीक है, तो सी डी बी ए सब लोग इसकी शॉर्ट ले चुके। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 10वां। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? बताइए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार? तो कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है केवल मात्र 1 बार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां। प्राथमिक शिक्षा कोष मतलब पीएसके की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस प्राप्ति हेतु की गई थी? बताइए। जनता तथा गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त दान हेतु,
बी कहता है ग्राम सभाओं द्वारा जनित आय हेतु जिसका प्रयोग प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया जा सके। सी कहता है केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर के हेतु। और डी कहता है प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान हेतु। तो बताइए किसके लिए? तो जो पीएससी का इसका स्थापना किस लिए किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु लगाया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 12वां, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया? बताइए। आईआरडीपी, ट्राइसेम, ड्वक्रा और जेआरवाई। तो बताइए क्या नहीं सम्मिलित था? तो आपका जो जेआरवाई जो था, जवाहर रोजगार योजना जो थी, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और ये जो है आपका आईआरडीपी जो है, आईआरडीपी की जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है, इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। ठीक है, और लागू कब हुआ था? तो 80 में। ठीक है, कब? तो 78 में इसकी शुरुआत की गई थी, परंतु लागू कब हुआ था? तो 80 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसका जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, आईआरडीपी का फुल फॉर्म है, मतलब एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ठीक है, ये जो है गरीबों को, जो गरीबी नीचे रहने वाले लोग थे, नीचे लोग को रोजगार के मौके मिले और उनका जीवन जो है स्तर बेहतर हो सके। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य यही था। और दूसरा आपका है ट्राइसेम। ट्राइसेम के अंतर्गत जो है से तात्पर्य है ट्रेनिंग टू रूरल। ठीक है, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब इसका है रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण से है। ठीक है, ट्राइसेम का वो, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1979। ठीक है, 15 अगस्त 1979। ठीक है, 1979 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। और जो है आपका ड्वाक्रा जो है, ये भी ग्रामीण रोजगार योजना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1982 में। कब? तो 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह जो था आईआरडीपी का एक उप योजना थी, मतलब इसी से जो संबंधित ड्वाक्रा भी एक योजना है, मतलब इसी का एक मतलब उसको मान लीजिए उसकी एक संस्था ही है, ये भी है। इसमें जो था कम महिला साक्षरता और ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाले जिलों को चुनकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये यूनिसेफ के द्वारा जो है महिलाओं के गरीबी उन्मूलन के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, और इसका जो लास्ट है इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये जो है जवाहर रोजगार योजना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1989 में। ठीक है, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो था, ये राजीव गांधी, ठीक है, योजना प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 1 अप्रैल। ठीक है, कब? 1 अप्रैल, इसको नोट कर लीजिएगा, जगह थोड़ा सा कम है तो मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल 1989 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये जो था किस लिए था? इस कार्यक्रम को जो था ग्रामीण और भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 13वां। कथन ए कहता है संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कारण कहता है गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। बताइए, ए आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही परंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो ए आर दोनों सत्य है, परंतु जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 14। आधार एक कार्यक्रम है, बताइए वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए है या किशोरियों को पोषणीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, और सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए। तो राइट आंसर क्या? तो आधार जो कार्यक्रम क्या है? तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 15वां। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। बताइए प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु, और उपरोक्त डी कहता है इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु के लिए जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कौन सी? तो मध्याह्न भोजन योजना की। और ये कब शुरुआत हुई थी? तो 1995 में। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 16वां। 2007 और 2011 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में बताइए स्थिरता रही, वृद्धि हुई थी, गिरावट आई थी, या 2 गुने से अधिक थी? तो बताइए राइट आंसर क्या? तो इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है
17वां जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था बताइए 1991 में, 1994 में, 1996 में या 1999 में। तो कब हुआ था? तो 1994 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो 1994 से। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ठीक है, बाकी जो असमानता घटाने के उपाय हैं परंतु एक नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो ये असमानता को घटाने का उपाय नहीं है, बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, करारोपण भी है और भूमि सुधार, ये सभी इसके अंतर्गत आते। आपसे नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 19वां, बजट 2023-24 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY को आवंटित किया गया था बताइए कितने रुपए में? ठीक है, आपका पहला कहता है कि 18,000 करोड़, फिर दूसरा कहता है 20,000 करोड़ और तीसरा कहता है 19,000 करोड़ और चौथा कहता है 3,000 करोड़। तो राइट आंसर क्या है? तो 19 जो है हजार करोड़ रुपए का ठीक आवंटित किया गया था। किसके लिए? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटित किया गया था। किस बजट में? तो 2023-24 के बजट में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 20वां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई थी बताइए 1/4/2007 से, 1/4/2008 से, 2/10/2007 से और 14/11/2007 से। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो 1/4/2008 से जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मतलब जो है आपका 1 अप्रैल 2008 से इसको शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 21, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है बताइए? समोच्च कृषि जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, मृदा विकारीय क्षेत्र में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में या अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। तो कहाँ पे? तो अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में जो है समोच्च कृषि क्षेत्र में अपनाई जाती है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 22, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं बताइए? हार्टिकल्चर, ओलरी कल्चर, सिल्वी कल्चर या वेजिटेबल कल्चर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसको जो है सब्जियों की व्यापारिक खेती को कहते हैं ओलरी कल्चर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? तो हार्टिकल्चर के अंदर जो होता है पौधों की खेती जो होती है, पौधों की, ये कृषि की एक शाखा है, इसके अंतर्गत जो है पौधों की खेती से जुड़ी जो है इसमें जैसे बागानी या उद्यान विज्ञान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय से जुड़े काम शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बागानी जो है खेती, इन सब की जो है हार्टिकल्चर के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत जो है वन वृक्षों की खेती की कला और उसके विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? तो सिल्वी कल्चर में। ठीक है, और लास्ट है आपका वेजिटेबल कल्चर। इसके अंतर्गत जो है यह भोजन के लिए गैर काष्ठीय मतलब शासकीय पौधों की खेती से जुड़ा है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? तो ये जो होता है यह भोजन के लिए गैर काष्ठीय मतलब शाकीय पौधों की खेती से जुड़ा हुआ है, जो सब्जियों की खेती से जुड़े इसके अंतर्गत मतलब इसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं शॉर्ट शब्दों में, सब्जियों की खेती को ठीक है क्या कहा जाता है? तो यही वेजिटेबल कल्चर। ठीक है, ऑप्शन ये। तो इसमें पूछा था सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? व्यापारिक खेती को ये खाने के लिए जो नए किस्म का जो होता है, ये भोजन के लिए गैर काष्ठीय शासकीय पौधों की खेती से जुड़ा है ये। और परंतु इसमें पूछा था सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रश्न जो है आपका 23, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता क्या? आर्बोरी कल्चर, मेरी कल्चर, विटी कल्चर या नोमोरी कल्चर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आर्बोरी कल्चर उसके कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है उसे आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। फिर आता है दूसरे पे मेरी कल्चर। मेरी कल्चर क्या है? मेरी कल्चर जो होता है समुद्री मछलियों के संवर्धन से जुड़ा होता है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किसका? मेरी कल्चर। ठीक है, फिर आता है आपका बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है? तो अंगूर की खेती की कटाई या अंगूर की खेती से संबंधित जो है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो बीटी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 24, सहज से गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200, 150, 300, 250। तो कितना? तो 200 गहनता। ठीक है, 200 गहनता कृषि उपमा दी जाती है। ठीक है, इसको ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न जो है 25, धारणीय कृषि का अर्थ बताइए क्या? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। और सी कहता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की
उसकी जो गुणवत्ता है अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है। और डी कहता है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो राइट आंसर क्या है? तो धाड़ी कृषि का अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी जो गुणवत्ता है अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 26। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से बताइए? विभिन्न मौसमों पर दो फसल, बी कहता है एक ही साथ दो फसल, और सी कहता है अन्य फसलों के साथ एक फसल, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक ही साथ दो फसलों को उगाने की, ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय होता है एक ही साथ दो फसलों को उगाना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 27। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? ग्रेप कृषि, विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर या नोमोरीकल्चर। तो राइट आंसर क्या है? तो उसको विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 28। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती क्या? एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, दियारा कृषि या नोमोरीकल्चर। तो राइट आंसर क्या है? तो इसको जो कहते हैं बिना मृदा के बिना जो जल माध्यम से पौधों का विकास किया जाता है मृदा के बिना, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है पौधों को मिट्टी के बजाय पानी आधारित पोषक घोल में उगाने की एक तकनीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और जो है दियारा कृषि क्या होती है? तो दियारा कृषि के अंतर्गत जो था नदी के किनारे सब्जियां उगाने की एक पुरानी प्रथा है, ठीक है। नदी किनारे या नदी घाटियों पर खीरे की सब्जियां उगाना एक अलग प्रकार की खेती होती है, क्या? उसे दियारा कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो और इसका है पहला है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है? जिससे एक्वा फार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी इसी हाइड्रोपोनिक से ही संबंधित है, ठीक है। जलीय जीवों जैसे मछली, क्रस्टेशियम, ये क्रिस्टेशियस, मोलस्क, शैवाल और जलीय पौधों के जो है अन्य उन सब का जो है विकास और उन पौधों का विकास करना, उसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, क्योंकि कई परीक्षाओं में जो है इसका आंसर ये भी दिया है, ठीक है, एक्वाकल्चर भी दिया। एक पीसीएस का पेपर हुआ था तो उसमें जो है इसका एक्वाकल्चर, उत्तराखंड पीसीएस में जो है एक्वाकल्चर, मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है एक्वाकल्चर, उसमें आंसर दिया था। लेकिन परंतु यहाँ यूपी में जो है हाइड्रोपोनिक्स उसको माना जाता है। तो आप दोनों लोग जो है दोनों अब आपस में उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। एक तरह से दोनों ही सही है, ठीक है। ए बी दोनों, ठीक है। अगर ऑप्शन ए बी दोनों रहता तो ए बी दोनों सही हो जाते, ठीक है, ए और बी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 29। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्याहत है बताइए? असम में है, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। तो कहां है? तो नागालैंड में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 30। स्टॉक फार्मिंग बताइए क्या? 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पशुओं का प्रजनन होता है। स्टॉक फार्मिंग का मतलब है पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है बताइए? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है, और बी कहता है प्राप्यतम ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, और सी कहता है भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, और डी कहता है ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकालते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है, ठीक है। किसमें? तो एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 32। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है बताइए? आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, और सी कहता है जल वहन के लिए, और डी कहता है ऑक्सीजन वहन के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार किसके? तो जल वहन के लिए होता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए होता है, ठीक है, आहार वहन के लिए होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोएम होगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 33। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है बताइए? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पादप हार्मोन जो है आपका साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और इंसुलिन जो होता है सभी लोग को पता है, इंसुलिन के द्वारा ही जो शुगर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है, यह जो है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या? तो इंसुलिन करता है, ठीक है। मनुष्यों में पाया जाता है, ना कि पादप में।
और जो है आपका थायरॉक्सिन जो होता है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक प्रमुख हार्मोन है, ठीक है। यह शरीर के जो है चयापचय को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। कौन? आपका थायरॉक्सिन, ठीक है। और एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन एक क्या है? एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे एस्ट्रोजन क्या है, तो ये एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 34, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, बताइए। एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में और CO2 के रूप में। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो एटीपी के रूप में क्या होती है? श्वसन में ऊर्जा जो है उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिस, क्या? एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एक अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन करता है, ठीक है। इसे कोशिकाओं में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है? तो 3600 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक। एक एटीपी में 3600 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। इसको प्राथमिक स्रोत भी माना जाता है, ठीक है। इसके में जो है कोशिकाओं के ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है? तो एटीपी को माना जाता है, ठीक है। एटीपी जो होता है सभी जीवों, मतलब जीवित जीवों के लिए जरूरी ऊर्जा वाहक अणु है और यह कई प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जैसे मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेग प्रसार और रासायनिक संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 35, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो ऊष्मा अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और डी कहता है भारी धातु लवण। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो अवरक्त किरणें जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करते, ठीक है। नहीं पूछा था, बाकी सब करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है 36, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? बताइए। संतरा है, सेब है, गाजर, आंवला। तो कौन है? तो आंवला है, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 37, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? बताइए। सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण के कारण। ऑप्शन डी कहता है प्रसार के कारण। तो किसके कारण? तो परासरण के कारण जो तो है नमक डालने पर खीरे पे काट के तो पानी निकलता। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 38, परागण की सुपरिभाषा बताइए क्या है? परागकण का परागकोश में क्लोम छिद्र मतलब वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। और बी कहता है परागकण का अंकुरण। और सी कहता है पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना। और सी कहता है कीटों का फूलों तक पहुंचना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो परागकण की सुपरिभाषा है ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। परागकण का परागकोश में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर 39, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की मात्रा जो है ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं। और सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। डी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो सभी लोग को पता है रात के समय जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दिन में जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसी समान जो है उसी समय ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 40, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? बताइए। पर्णहरित, प्रकाश, वायुमंडल, मृदा। तो किससे करते हैं? तो मृदा से, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, ये 10 आपके महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी। अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 की मेजबान देश कौन है? बताइए। बाकू जो अजरबैजान में है, ब्राजील का ब्रासिलिया, डेनमार्क का जो है कोपेनहेगन है और वियतनाम का हनोई है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो अजरबैजान का बाकू जो इसकी मेजबानी करेगा, किसकी? COP29 की। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42, हाल ही में किस एयरलाइंस के मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया? बताइए। स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो। तो किसे? तो एयर इंडिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 43, चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बताइए। हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन और PR श्रीजेश। और डी कहता ए बी दोनों। तो कौन थे? तो ए बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। हरमनप्रीत भी थे और लवलीना बोरगोहेन भी थे, ठीक है। तो चतुर्थ की ओर और आंसर क्या है उसका? तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थ की प्रश्न नंबर जो है 44, US ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए। डेनियल मेदवेदेव रूस के रहने वाले,
नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और नॉर्वे के जो हैं कैस्पर रूड हैं, और स्पेन के कार्लोस अल्काराज हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के रहने, इन्होंने जीता था। ठीक है, यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर 45। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में किस कन्वेंशन हॉल में किया गया था? प्रगति मंडल, यशोभूमि, नटराज पैलेस, और डी कहता है भारत मंडपम। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो कहां पे किया गया था? तो भारत मंडपम में। किसका? 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? बताइए। चीन को, ब्राजील को, अमेरिका को, जापान को। तो किसे? तो ब्राजील को सौंपी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीस प्रश्न नंबर जो है 47। भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश संस्थान को G20 का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया? बताइए। यूरोपियन यूनियन को, अरब लीग को, अफ्रीकन यूनियन को, और डी कहता है विश्व आर्थिक मंच को। तो किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। किसके? तो भारत की पहल पर किस देश को जो संस्था G20 का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया? तो अफ्रीकन यूनियन को। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर 48। हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया? 8, 12, 6 या 15? तो कितने? तो 8 देशों के साथ मिलकर के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर 49। नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर IMEC लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश बताइए। भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, और डी कहता है उपरोक्त सभी देश। तो कौन? तो उपरोक्त सभी देश इसमें शामिल है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 50। किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है जारी किया? बताइए। SBI ने, PNB, BOB और कैनरा बैंक ने। तो किसने किया है? तो SBI ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए सभी भाई बहनों का दिल से जो है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और जाने से पहले इतनी हम कड़ी मेहनत करते हैं, उसके लिए एक हमें लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भाई बहन का कोई अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।